हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफी दिनों के बाद फिर से आ रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना। आज हम लोग का लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। पीवाईक्यू का सीरीज हम लोग का चला रहे थे और वो भी बीपीएससी टीआर 4 के लिए। तो चूंकि बीपीएससी टीआर 4 के लिए पहले से मैं कह रहा था कि रिवीजन मैं करा रहा हूँ। रिवीजन का मतलब है कि पिछला जो पीवाईक्यू है, मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें टीआरई 1 लिखा है, बीपीएससी टीआरई 1 पीवाईक्यू सीरीज। क्योंकि टीआर 4 की तैयारी करने के लिए टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 तीनों पेपर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप का ये पहला लेक्चर है। क्योंकि 80 क्वेश्चन आपके कॉमर्स से पूछे जाएंगे, अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप से पूछे जाएंगे, जिसमें से पहले लेक्चर में मैं 40 कराऊंगा, उसके बाद से अगले लेक्चर में 40 कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसका बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी केवल अकाउंट्स बीएसटी का ही बैच स्टार्ट हो चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप का अभी समझिए कि बस जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, लगभग उसकी तैयारी पूर्ण हो गई है। तो जल्द 1, 2, 3, 4 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी समय काफी दिनों से देते आ रहे हैं, लेकिन अब इसका समय एकदम नजदीक आ रहा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप अब स्टार्ट हुआ। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि इसका कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू करा दिया जाए, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि ईपीएस से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप से हमारे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये जो बीपीएससी टीआरई 1 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी टीआरई 1 एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस पूछा गया था, ये क्वेश्चन पेपर से ये सब लिया गया है। अब सीरीज नहीं पता है कि कौन सा सीरीज था, लेकिन जो भी क्वेश्चन हो, सारे सीरीजों में एक ही क्वेश्चन रहता है, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। तो एक ही क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे, और ये आपका समझिए कि ईपीएस का जो हम पीवाईक्यू करा रहे हैं, आपके एक टीआरई 1 में 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम इसे 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें से 40-40 क्वेश्चन आपको अलग अलग लेक्चर में रहेंगे। सबसे पहले कि आप लोग मेहनत करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। क्योंकि काफी इंतजार हो गई है, क्योंकि संभावना यह है कि मार्च लास्ट तक नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक ना। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आ सकता है। आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टीआरई 1 में क्या क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप में पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन, सामान्य प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा सामान्य प्रबंध, जनरल मैनेजमेंट का जो एक क्वेश्चन है कि जनरल मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का सिद्धांत है जो इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता को बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जाए, मतलब जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको कम किया जा सकता है। ऑप्शन दे रहा है कि कर्मियों की स्थिरता, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, समता, उपयुक्त एक में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग तय करके बताइए। देखिएगा, संगठनात्मक दक्षता को बनाए रखने के लिए, मतलब प्रबंध का, मैनेजमेंट का, ये कौन सा पूछ रहा है कि सिद्धांत है जो इस बात की पुष्टि करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को टर्नओवर किया जाना चाहिए। देखिए, कर्मचारी का टर्नओवर का मतलब है कि जिस संस्था में एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, उस संस्था का समझिए कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती, तो उसको कम करने के लिए कह रहा है कि एम्प्लॉयों के आवागमन में नया भर्ती होना और कुछ की निकासी होना, इस चीज को कम होना चाहिए। क्योंकि जिस संस्था में स्थिर कर्मचारी रहते हैं, उस संस्था का डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, कर्मचारियों की स्थिरता, ठीक है। यदि कर्मचारी स्थिर है तो समझिए कि उस संगठन की संगठनात्मक दक्षता बहुत बेहतर है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में उदारीकरण, ठीक ना, लिबराइजेशन और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन या नीति और प्रक्रिया का उदय हुआ। मतलब ऐसे समझिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उदय हुआ। ऑप्शन दे रहा है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और सरकारी निवेश को, ये देखिएगा, इस सरकारी निवेश को कम करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के स्वामित्व और नियंत्रण को निजी
संस्था हस्तांतरित करना, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का विस्तार करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही है नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया का उदय किस कारण से हुआ। भाई उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया का उदय कैसे हुआ? विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, सरकारी निवेश को कम करना, इसकी वजह से तो हुआ नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वामित्व और नियंत्रण को निजी संस्था में हस्तांतरित करना, थोड़ा सा कुछ पहलू तक इसको हम मान सकते हैं। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का विस्तार कर, जब उदारीकरण और निजीकरण होगा तो सरकार की भूमिका का विस्तार कैसे होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा ही नहीं। अब रह गई बात ये, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रहा है बी या ई होगा, ई होगा, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर ये माना है, लेकिन इस पर क्वेश्चनों पर विवाद चल रहा था, तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आयोग इसको सही इनमें से कोई नहीं को माना था। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने उपयोग शुल्क और आयकर छूट में कटौती की अनुमति देकर प्लास्टिक मनी, डेबिट, क्रेडिट, गिफ्ट का कार्य के माध्यम से या नोट बैंकिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करके ई लेन देन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा। यह व्यावसायिक वातावरण के किस प्रकार को प्रभावित करता है? ऐसे समझिए कि भारत सरकार ने कुछ टैक्स थे, शुल्क का मतलब है कुछ टैक्स, ठीक ना, उसमें कुछ कटौती की बात कर रहा है, यहां तक कि इसकी परमिशन देके जो प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या गिफ्ट कार्ड, ठीक ना, तो इसको कहा जाता है। इसके माध्यम से नोट बैंकिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ई लेन देन को ज्यादा, मतलब नोट बैंकिंग माने रुपए का लेन देन को कम करने के लिए ई लेन देन को प्रोत्साहित कर रहा है। पूछ रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये किस वातावरण को प्रभावित करता है? सामाजिक तो होगा नहीं, इससे समाज से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक होगा नहीं, आर्थिक इन्वायरमेंट को ये प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन चुनौतियों से निपटने के लिए एलपीजी सुधारों की शुरुआत की? कह रहा है कि हमारी भारत सरकार माने इंडिया गवर्नमेंट ने किन चुनौतियों से निपटने के लिए एलपीजी सुधारों में सुधार की। ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें? ऑप्शन में दिया गया है कि धीमी आर्थिक वृद्धि और भारी रोजगार। देखिएगा, किन चुनौतियों से निपटने के लिए एलपीजी सुधारों की शुरुआत की, तो धीमी जो आर्थिक देश की प्रगति है उसमें कह रहा है, उसमें वृद्धि करने और अधिक से अधिक रोजगार के लिए एलपीजी सुधारों की शुरुआत की गई। दूसरा है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही, भाई गवर्नमेंट का भी कंट्रोल अधिक से अधिक हो। व्यापक गरीबी और असमानता, इसको दूर करने के लिए भी किया गया था, अर्थात उपयुक्त एक से अधिक के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात तीनों इसमें से सही है, ऊपर वाला। 5वां नंबर प्लानिंग से क्वेश्चन है हमारा। नियोजन प्रक्रिया मतलब हमारी प्लानिंग प्रोसेस में शामिल चरणों को सही क्रम में पहचानें। मतलब हमारा प्लानिंग का जो स्टेप है, जो 5-6 चरण है, उसको एक सही सीक्वेंस में आप बैठाइए। सही सीक्वेंस में बैठाएंगे तो कह रहा है कि कार्यों के वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना। क्या ये पहले आता है? मूल्यांकन करना तो बाद में आता है, तो भाई यहीं पे क्रॉस कर दीजिए। उद्देश्य निर्धारित करना, ये तो होता है। वैकल्पिक कार्यों को समुचित तरीके से पहचान करना और वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन का परिचित का विकास करना, ये उतना सटीक नहीं दिख रहा है। उद्देश्य निर्धारित करना, परिसर विकसित करना, कार्यों को वैकल्पिक प्रयोग की पहचान करना, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, ये ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। देखेंगे, पढ़ाए होंगे आप लोग को एप्लीकेशन पर प्लानिंग प्रोसेस, तो उसमें देखेंगे 5-6 स्टेप्स होंगे, उसको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पहले पूरी होनी चाहिए? मैस्लो क्या है? अब्राहम मैस्लो, ये मोटिवेशन का है। इसकी जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पहले पूरी होनी चाहिए। जैसे मैस्लो की जो आवश्यकता की 5 श्रेणियां दी गई है, इसमें से पूछ रहा है कौन सबसे पहला होना चाहिए। उसका पहली आवश्यकता क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मबोध की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सी आवश्यकता होना चाहिए? इन तीनों आवश्यकताओं में से सबसे पहला आता है सुरक्षात्मक आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, में 300 लोगों का स्टाफ है जिसे अलग अलग विभागों में बांटा गया है। संगठनात्मक संरचना दर्शाती है कि 100 लोग उत्पाद विभाग में और 150 लोग वित्त विभाग में और 20 लोग औद्योगिक विभाग में और 30 लोग मानव संसाधन विभाग में काम करते हैं। कंपनी द्वारा अपनाए जा रहे संगठनात्मक ढांचे के प्रकार की पहचान की। कह रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिगो लिमिटेड। इसमें कह रहा है कि 300 लोगों का स्टाफ है, 300 लोग काम करते हैं। अलग अलग विभागों में कुछ अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कह रहा है कि संगठनात्मक संरचना को दर्शाती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। इसमें से कह रहा है 100 लोग उत्पादन विभाग में काम करते हैं और 150 लोग वित्त विभाग में काम करते हैं, 20 लोग औद्योगिक विभाग में काम करते हैं और 30 लोग मानव संसाधन विभाग में काम करते हैं। कंपनी के द्वारा अपनाए जाने वाले संगठनात्मक ढांचे का ये कौन सा प्रकार है? कार्यात्मक संरचना, प्रभावी संरचना, अनौपचारिक संरचना, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी संरचना? ये आपकी कार्यात्मक संरचना है। कार्यात्मक संरचना में क्या होती है कि कार्यात्मक संरचना में टॉप लेवल पे होता है, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सारे डिपार्टमेंट अपने अपने कार्यों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभागी प्रतिनिधि मंडल की विशेषता है? जो हमारी इफेक्टिव जो प्रतिनिधि मंडल है, रिप्रेजेंटेटिव मंडल है, उसकी कौन सी विशेषता है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है अधीनस्थ को सभी निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना। अधीनस्थ को सभी निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना। क्या यह प्रभावी प्रतिनिधिमंडल की विशेषता है? नहीं, क्योंकि जितने भी निम्न नीचे के लेवल के जो मैनेजर है, अधिकारी हैं, सबको डिसीजन लेने का अधिकार रहेगा, तो संस्था का महत्व क्या रहेगा? अधीनस्थ को सीमित निर्णय लेने का अधिकार देना, बिल्कुल ये थोड़ा हद तक माना जा सकता है, लेकिन 100% ये सही नहीं है। अगला है, अधीनस्थ को उचित निर्णय लेने का अधिकार, बिल्कुल सही। जो भी यदि अधीनस्थ कोई डिसीजन लेते हैं तो उचित निर्णय लें, सब पे निर्णय न लें। अर्थात नजदीकी तो इन्हीं दोनों में से दिख रहा है। इसमें कह रहा है सीमित निर्णय लेना, तो ये तो है नहीं। उचित निर्णय लेना ये अधीनस्थ का अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर स्टाफिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि स्टाफिंग की रणनीति तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए? जो हमारी स्टाफिंग है, स्टाफिंग का मतलब होता है संस्था में जो कर्मचारी रहते हैं सबको सामूहिक रूप से स्टाफ कहा जाता है, स्टाफिंग कहा जाता है। स्टाफिंग की जो पॉलिसी है, इसे तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा डिसीजन लिया जाना चाहिए? देखते हैं क्या क्या। हम जाति आवश्यकताओं की योजना बनाना, क्या ये स्टाफिंग की विशेषता है? बनाया जा सकता है। जैसे कि जाति का मतलब है किसी विशेष जाति से नहीं, जैसे SC ST OBC जनरल, इस तरह की। नौकरी चाहने वाले सहित श्रम बाजारों की भौगोलिक, बिल्कुल नौकरी कौन कौन लोग चाह रहे हैं, किस प्रकार की चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ चाह रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में चाह रहे हैं, उसका जो भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना। भर्ती प्रक्रिया में गतिविधियों का क्रमबद्ध करना, जो हमारी रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसकी एक प्रोसेस बने, प्रोसेस के थ्रू ही उसमें सिलेक्शन किया जाए। मेरे हिसाब से ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा डी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट प्रदान करता है। कह रहा है कि कुछ वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर, मतलब स्पेशल किसी टाइम पर, किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट प्रदान करता है। मतलब फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है वो किसी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देता है, किसी स्पेशल टाइम पर, किसी फिक्स टाइम पर, एक लिमिटेड पीरियड के अंतर्गत। कह रहा है क्या प्रदान करता है? आप नहीं है, ये आय विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
उसको बैलेंस शीट बोला जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को अपनी विशेषताओं के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के सक्षम करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है? कह रहा है कि निम्न में से किस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को अपनी विशेषज्ञता, जो हमारा ट्रेनीज होता है, उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य, डिफरेंट टाइप के जो हमारे वर्क होते हैं, उसे करने में सक्षम कराने के लिए व्यापक प्रशिक्षण, माने बड़े लेवल का प्रशिक्षण प्रदान करता है। वो कौन सा ट्रेनिंग होता है? कार्य स्थान पर प्रशिक्षण, प्रदर्शन, सादगी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा होगा भाई। देखिए, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये तो अलग चीज है। प्रदर्शन मतलब होता है हम दिखाते हैं कि मैं कर सकता। सादगी का मतलब होता है, यहाँ सादगी का मतलब, सादगी ही ऑप्शन सही है, आयोग ने सादगी माना है। इसलिए माना है कि किस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में, मैंने अपनी किसी स्पेशल क्षेत्र में उसको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, या मजबूत बनाया जाता है, या उसे बड़े लेवल पर प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो सिंपल प्रशिक्षण कहलाता है। सादगी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यशील पूंजी शब्द का क्या अर्थ है? वर्किंग कैपिटल जो हमारा है शब्द, इसका क्या अर्थ होता है? किसी संपत्ति का दीर्घकालीन ऋण ना, अचल संपत्ति का निवेश ना, वर्तमान परिसंपत्ति और वर्तमान देनदारियों के बीच अंतर, ये सही है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू होता है वर्किंग कैपिटल। ये फार्मूला होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये इसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 कि कौन सा उद्यमी अत्यंत कार्य उन्मुख होते हैं? यहाँ पर डॉट दिया है। वो उद्यमी कौन सा है जो कार्योन्मुख होते हैं? माने कार्योन्मुख मतलब होता है कि कार्य के प्रति एकदम तत्पर रहते हैं। तकनीकी उद्यमी, अवसर की प्रतीक्षा करने वाले उद्यमी, प्रेरित उद्यमी, उनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा होता है? जो टेक्निकल उद्यमी होता है वो हमेशा कार्य के प्रति उन्मुख होता है, मतलब वो लगन से काम करता है। क्यों? तो टेक्निकल वाले में थोड़ी सी उसकी मिस्टेक हुई तो समझिए सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। बाकी लोग थोड़ा सा लापरवाही भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो हमेशा टेक्निकल चीजों पर ही फोकस करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, धन जुटाने के एक विधि के रूप में क्राउड फंडिंग का उद्देश्य क्या है? नाम सुने होंगे क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है? ये धन जुटाने का एक माध्यम है। होता क्या है इसमें कि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा जमा करते हैं और किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को वो दे दिया जाता है, फिर ऐसे ही फिर दूसरे जमा करते हैं, किसी दूसरे पार्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाता है। उसी तरह बिजनेस में भी ऐसा चलता है। तो इसमें क्या आंसर है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय संसाधनों का धन जुड़ा, ये तो होता नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी एजेंसियों से जुड़ा, गवर्नमेंट इस तरह के क्राउड फंडिंग करती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में यूज किया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में व्यक्तियों से धन जुटाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑनलाइन माध्यम से बड़े लेवल पर लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और जरूरत जिसकी होती है उसको प्रदान कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पहले ऑफलाइन था तो ऑफलाइन किया जाता था, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन किया जाता है। अगला है एमएसएमई। नाम सुने होंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री। एमएसएमई विकास अधिनियम कब लागू, मतलब एमएसएमई पर कानून लागू कब हुआ? 2006, 2009, 2012? भाई 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, बांड बाजार का क्या उद्देश्य है? बांड बाजार का क्या उद्देश्य है बताइए? बांड बाजार का क्या उद्देश्य हो सकता है? कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग, ये नहीं होता। सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, हाँ। बॉन्ड बाजार में क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसका सेल और परचेस किया जाता है, उसे हम बॉन्ड बाजार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निजी संस्थानों के ऋण प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, ये तो होता नहीं है। केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो होती है उसको हम परचेज और सेल करते हैं बॉन्ड बाजार में। निम्नलिखित में से अगला है निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्रकार व्यक्तिगत अवरोध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार व्यक्तिगत अवरोध नहीं है? मतलब पर्सनल जो हमारे बैरियर्स हैं वो नहीं है। वो अवरोध का मतलब होता है बाधाएं। वो कौन सा अवरोध है? ध्यान दीजिएगा। सत्ता की चुनौती मिलने का डर, ये व्यक्तिगत अवरोध है ना? संवाद करने की अनिच्छा, ये भी व्यक्तिगत अवरोध है। पूछ रहा है व्यक्तिगत अवरोध नहीं है। संचरण और खराब प्रतिधारण से हानि, ये व्यक्तिगत अवरोध नहीं है, क्योंकि ये संस्था से रिलेटेड है पूरा, ये किसी से पर्सनल नहीं है। जैसे सत्ता को चुनौती मिलने का डर, तो ये पर्सनल हो सकता है। संवाद कोई पर्सनल एक आदमी करेगा, लेकिन संरचना और खराब प्रतिधारण से हानि, ये व्यक्तिगत अवरोध नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वित्तीय बाजारों में स्टॉक एक्सचेंज की क्या भूमिका? जैसे फाइनेंशियल मार्केट में हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी भूमिका होती है? स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार के सुविधाजनक बनाए। स्टॉक एक्सचेंज का यही भूमिका होती है कि जितनी भी कंपनियां उससे सूचीबद्ध है या जिन कंपनियों के शेयर और डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सेल किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं, उसको और सुविधाजनक बनाना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना, उनके हितों की सुरक्षा करना, ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। ऋण और प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्धारित करना, ये तो होता नहीं है। निवेशकों के सलाहकार सेवाएं प्रदान, ये भी नहीं है। सही ऑप्शन तो यही है, स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार को सुविधाजनक बनाना। अगला क्वेश्चन कंपनी द्वारा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी द्वारा जुटाई गई कुल पूंजी निधि में संरचना को संदर्भित करती है। माने कंपनी के द्वारा जो पूंजी जुटाई गई है, माने जो हमारी कैपिटल फंड है, उसके स्ट्रक्चर को कौन संदर्भित करती है? जो हमारी कैपिटल फंड है वो किसी कंपनी के स्ट्रक्चर को कैसे संबंधित करती है? अचल पूंजी के रूप में, पूंजी संरचना के रूप में, पूंजीगत आवश्यकता के रूप में, कि एक उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कैपिटल फंड जो है वो कंपनी की, किसी भी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करती है। जिस हिसाब से हमारा कैपिटल फंड होगा, उसी हिसाब से हमारी कैपिटल बिजनेस के स्ट्रक्चर होगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। यह प्रक्रिया जिसमें ग्राहक की आवश्यकताओं का आकलन करना और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद या सेवाओं का डिजाइन करना शामिल है, कहलाता है। कह रहा है कि यह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें ग्राहक की आवश्यकताओं का आकलन, मतलब उसमें कस्टमर की जो नीड्स होती हैं, जो जरूरत होती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। और जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए उत्पाद या सेवाओं का डिजाइन तैयार करना शामिल है। मतलब उसको पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसको कैसे डिजाइन उसका तैयार करेंगे, उसको कैसे सर्विस देंगे, ये सारा उसमें इंक्लूड है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद प्रबंध, ग्राहक प्रबंध, विपणन प्रबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता? उसे मार्केटिंग कहा जाता है। जब हम किसी कस्टमर की जरूरत के हिसाब से हम उसको अपनी सुविधाएं देते हैं, सेवाएं देते हैं, वस्तुएं देते हैं, तो उसी चीज को हम मार्केटिंग कहते हैं। क्योंकि मार्केटिंग ही एक जरिया है जिसके माध्यम से कस्टमर को अपनी ओर खींचते हैं और उसकी आवश्यकता की हम पूर्ति करते हैं। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों के सही अनुक्रम को पहचानें। स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट में। ट्रेडिंग प्रक्रिया का मतलब है कि शेयर मार्केट में हम कैसे शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसके प्रोसेस को कह रहा है। आप समझाइए एक सीक्वेंस में। तो ध्यान दीजिए, सब ट्रेडिंग खाता और डीमैट खाता खोलना, ऑर्डर देना, ऑर्डर का निपटान, ऑर्डर का निष्पादन, ये ऑर्डर का निष्पादन के बाद उसका निपटान आता है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखिए सही क्रम है। ट्रेडिंग, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? शेयर मार्केट में शेयर सेल परचेज करने के लिए, अर्थात ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग खाता और डीमैट खाता खोला जाता है। क्या किया जाता है? अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं और बैंक से उसको लिंक करके और डीमैट अकाउंट ओपन कर देते हैं। जैसे ही डीमैट अकाउंट हमारा बन जाएगा तो हम जिस कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं उसको ऑर्डर देंगे।
फिर उस ऑर्डर का निष्पादन किया जाएगा, मतलब उसको फॉलो किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसका निपटान कर दिया जाएगा, अर्थात उसका पेमेंट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी सही है। अगला क्या है? कह रहा है एक नाम, एक शब्द, एक डिजाइन, एक प्रतीक या कोई अन्य विशेषता जो एक विक्रेता की वस्तु या सेवा को अन्य विक्रेताओं से अलग पहचानती है, वो क्या कहलाती है? कह रहा है कि किसी कंपनी का एक अलग नाम, एक अलग शब्द, एक अलग डिजाइन, एक अलग प्रतीक, ठीक ना, जो उस कंपनी के उस वस्तु की, ठीक ना, या उसकी सेवा का एक अलग पहचान कराती है। तो पहचान कराती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो भाई नाम सुने होंगे ब्रांड, तो ब्रांड के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का है, यदि आप पसंद है या लोगों को पसंद है, तो जब जरूरत से ज्यादा वो पसंद हो जाएगा और सबकी नजर में वही चीज आ जाएगा, तो अपने आप में वो प्रोडक्ट, वो चीज, वो कंपनी अपने आप में ब्रांड बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी निवेशक और डिपॉजिटरी के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो डीमेट एलाइज्ड शेयरों के खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत है? कह रहा है निम्न में से वो कौन सा चीज है, वो कौन मध्यस्थ है जो निवेशक और डिपॉजिटरी के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका के रूप में काम करता है, और जो डीमेट अकाउंट हम खोलते हैं उसके माध्यम से शेयरों के खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? डिपॉजिटरी भागीदारी अर्थात डिपॉजिटरी पार्टनर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला क्या है? 24 नंबर, इसमें कह रहा है कि एजेंसी और संस्थानों का एक संगठित नेटवर्क जो मिलकर विपणन कार्य को पूरा करने के लिए उत्पादकों को अंतिम ग्राहक से जोड़ने के लिए आवश्यक सभी कार्य करता है, वो कहलाता है। कह रहा है कुछ एजेंसियां और संस्थानों का एक संगठित नेटवर्क, मतलब कुछ संस्थाओं का और कुछ एजेंसियों का एक ऐसा नेटवर्क जो मिलकर मार्केटिंग का काम का, माने विपणन के कार्य को पूरा करने के लिए जो हमारे उत्पादक है, ठीक ना, और जो हमारे अंतिम ग्राहक है, क्योंकि उत्पादक और ग्राहकों के बीच के जो कड़ी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये है उत्पादक, उत्पादक के बाद से आएंगे हमारे थोक विक्रेता, और थोक विक्रेता के बाद आएंगे फुटकर विक्रेता, और फुटकर के विक्रेता के बाद से आएंगे ग्राहक। तो ये हमारा उत्पादक है और ये हमारा ग्राहक है, लेकिन जो ये दो बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता, उसको हम बोलते हैं मध्यस्थ। तो वही कह रहा है कि कुछ एजेंसियां और संस्थानों का एक संगठित नेटवर्क जो मिलकर मार्केटिंग को पूरा करने के लिए उत्पादक और अंतिम ग्राहकों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वितरण चैनल, संचार चैनल, दुकानों का चैनल, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या बोला जाता है? उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाम से जाना जाता है, मार्केटिंग चैनल। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार उपकरण का उपयोग करना सबसे महंगा माना जाता है? मैंने नीचे ऑप्शन दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करना सबसे महंगा माना जाता है? बताइए। विज्ञापन देना, जनसंपर्क, व्यक्तिगत बेचना। ध्यान दीजिएगा, एडवर्टाइज करना महंगा नहीं होता। जितना ही एडवर्टाइज करेंगे, मानते हैं शुरू में खर्चे होते हैं, लेकिन बाद में प्रोडक्ट उसी रेशियो से बिकेंगे और आपको बेनिफिट उसी रेशियो से होगा। घूम घूम कर संपर्क कर रहे हैं भाई, पर्सनल अपना गुडविल बना रहे हैं, ख्याति बना रहे हैं, उससे भी बेहतर होता है। लेकिन जब पर्सनल कोई मार्केटिंग नहीं, कोई जनसंपर्क नहीं, दुकान खोले, सामान बेचना शुरू कर दिए, ये काफी कॉस्टली होता है। इसलिए प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? अब प्रॉफिट जब नहीं होगा तो हमारे खर्चे मेंटेन कैसे होंगे? तो यहाँ पे ये महंगा सबसे माना जाता है। अगला, एक उपभोक्ता वस्तु और सेवा जैसे साबुन, कैंडी बार, साइन जिसे बार बार खरीदी जाती है, अक्सर आवेग पर खरीद प्रक्रिया का बहुत कम समय खर्च किया जाता है, उसे क्या कहा? कह रहा है जैसे एक उपभोक्ता है,
किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा, चाहे वो साबुन हो, कैंडी बार हो, साइन हो, A to Z कोई भी चीज हो, जिसे बार बार खरीदता है, वो अक्सर आवेग में आकर खरीद प्रक्रिया को बहुत कम समय करता है, माने बहुत कम टाइम में खर्च करता है। इसलिए नहीं खर्च करता है कि भाई खर्च हो जाएगा तो फिर खरीदना पड़ेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिना मांग उत्पाद, उत्पाद मांग, सुविधाजनक उत्पाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाता? उसको कहा जाता है सुविधाजनक उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है इसमें से कौन गलत है। गलत कैसे है देखते हैं। उस महान विचार के बारे में आपने अपने मित्र का पिछले दिन बताया था, जिसे कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। आमतौर पर ज्ञात जानकारी जिसे सामान्य संपत्ति माना जाता है और बिना किसी ज्ञात लेखक है कि कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता। एक कोरियोग्राफी कार्य, चाहे वह मूल हो या नहीं, कॉपीराइट संरक्षण के अधीन नहीं है जब तक कि इसे वीडियो टेप या नोटेड नहीं किया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। भाई गलत तो इसमें से हमको कोई नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महान विचारक के बारे में अपने मित्र को पिछले दिन बताया था कि कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जाए, मतलब कॉपीराइट यदि हम करा रहे हैं तो कोई किसी का कॉपी नहीं कर पाएगा। और दूसरा बता रहा है कि आमतौर पर ज्ञात जानकारी जिसे सामान्य संपत्ति माना जा रहा है, बिना किसी ज्ञात लेखक का कॉपीराइट द्वारा संरक्षित, मतलब किसी राइटर का पता ही नहीं है तो उसका हम कॉपीराइट कैसे कराएंगे? ये भी बात सही है। एक कोरियोग्राफी का जो कार्य है, चाहे वो मूल हो या नहीं हो, कॉपीराइट संरक्षण के अधीन नहीं है जब तक इसे वीडियो टेप या नोटेड नहीं किया गया हो। मतलब एक कोरियोग्राफी का कोई कार्य हो, चाहे मूल हो चाहे डुप्लीकेट हो, यदि वो कॉपीराइट संरक्षण नियम के अंतर्गत नहीं है तो उस पर भी कुछ नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा ही नहीं है, क्योंकि यह हम गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई। अगला कह रहा है एक आर्थिक चर दूसरे आर्थिक चर में परिवर्तन की प्रक्रिया से जिस मात्रा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? कह रहा है एक आर्थिक चर दूसरे आर्थिक चर में परिवर्तन की प्रक्रिया में जिस मात्रा में परिवर्तन करना चाहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे लोच कहा जाता है, गैर लोच, निर्भरता, में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाएगा भाई? उसे लोच कहा जाता है, क्योंकि एक आर्थिक चर दूसरे आर्थिक चर में परिवर्तित होता है। कोई भी चीज जिसे आसानी से हम किसी दूसरे चीज में परिवर्तित कर सके उसको लोच, फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी कह रहा है कथन गलत है, गलत बताना है आपको कि कौन सा इसमें गलत है। ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जो एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को अन्य उद्यमों की वस्तुओं और सेवाओं से अलग करने में सक्षम है। बिल्कुल, किसी चीज को देखे होंगे ट्रेडमार्क का लोगो लगा रहता है, तो ये बताता है कि यह इसी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से भिन्न बताता है, मतलब वो सही है। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित है। बिल्कुल, इस पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का कानून लागू होता है। ट्रेडमार्क उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित। देखिए, ट्रेडमार्क उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में क्या होता है कि उपभोक्ता को जो प्रोडक्ट या वस्तुएं मिल रही हैं वो उनके अनुकूल है या नहीं है, उस पर वो ठगी का शिकार तो नहीं हुए हैं, उस पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है, ट्रेडमार्क के संबंध में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वे उत्पाद जो संभावित ग्राहकों के लिए अज्ञात है या वे ज्ञात उत्पाद है जिन्हें ग्राहक सक्रिय रूप से नहीं खोजते हैं क्या कहलाते हैं? कह रहा है वे प्रोडक्ट जो संभावित ग्राहकों के लिए अज्ञात है या ज्ञात उत्पाद है जिन्हें ग्राहक सक्रिय रूप से नहीं खोज पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त उत्पाद, मांग वाले उत्पाद, बिना मांग वाले उत्पाद, इनमें से एक से अधिक कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें से? बिना मांग वाले उत्पाद। क्यों? क्योंकि यही एक बिना मांग वाले उत्पाद है जिसको कुछ ग्राहक खोजते हैं, कुछ ग्राहक नहीं खोजते हैं, क्योंकि वो एक अज्ञात रहता है।
कोई बताया तो जाके ले लिया, नहीं बताया तो नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है लक्षित बाजार। ध्यान दीजिएगा, लक्षित बाजार में वांछित बिक्री स्तर तक पहुंचने के लिए फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियंत्रणीय चरणों के मिश्रण को क्या कहा जाता है। हमने एक टारगेट रखे हैं एक बाजार में कि एक फिक्स लेवल पर एक लेवल तक हम अपने सेल को पहुंचा देंगे। कह रहा है कि पहुंचाने के लिए फर्म द्वारा उपयोग किए जाने में नियंत्रण, मतलब वो कंपनी या फर्म या संस्था के द्वारा जो उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए जो काम किए जाते हैं, उस मिश्रण को क्या कहा जाता है। विपणन मिश्रण, उत्पाद मिश्रण, मूल्य मिश्रण, इन्हीं तीनों में से बताइए कौन सा कहा जाता है। उसे मार्केटिंग मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मार्केटिंग मिक्स। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के बारे में गलत धारणा, मतलब हमारी उद्यमिता के बारे में कह रहा है गलत धारणा में मान्य नहीं है। देखिएगा यहाँ पे नहीं शब्द दिया, गलत धारणा के रूप में मान्य नहीं है, मतलब गलत धारणा नहीं है, ऐसे समझिए। तो कौन सा होगा, पढ़िए। अब उद्यमिता आसान है, आसान भी है, कठिन भी है। उद्यमिता केवल छोटे व्यवसाय में ही पाई जाती है, ये भी वही है। सफल उद्यमिता के लिए केवल एक महान विचारक की आवश्यकता होती है। भाई ये तीनों ही मान्यता नहीं है, क्योंकि उद्यमिता आसान नहीं होती है। पहली चीज, ये छोटे व्यवसायियों में नहीं पाई जाती है। उद्यमिता हमेशा स्टार्ट तो छोटे से होता है, लेकिन बड़े व्यवसायियों में पाई जाती है। सफल उद्यमिता के लिए किसी का महान विचारक होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी उद्यमी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, तीनों मान्य नहीं है। 33 नंबर में क्या कह रहा है, 33 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, बताइए। वित्तीय पुरस्कार, मान लीजिए किसी को पैसा मिल गया ज्यादा तो सोचेगा बिजनेस करने के लिए। स्वतंत्र होने की इच्छा, किसी को एकदम फ्री छोड़ दिया, जाओ तुम जो भी करो ले लो पैसा, तो भी उद्यम स्टार्ट कर सकता है। जोखिम लेना, यदि वो रिस्क लेने के अपने ऊपर कैपेसिटी रखता है तो भी एक अच्छा उद्यमी माना जाता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। 34 नंबर में क्या कह रहा है, किसी उत्पाद को लक्ष्य बाजार के दिमाग में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के सापेक्ष एक स्पष्ट, विशिष्ट और वांछनीय स्थान पर कब्जा करने की व्यवस्था करना कहलाता है। मतलब कह रहा है कि किसी उत्पाद को एक लक्ष्य बाजार के दिमाग में प्रतिस्पर्धी, उसके समरूप कोई दूसरी वस्तु है, उसे प्रतिस्पर्धा करने के बदले में किसी विशिष्ट और वांछनीय स्थान पर, मतलब किसी स्पेशल जगह पर अपना धाक जमाने के लिए की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। मान के चलिए कि हम कोई प्रोडक्ट यहाँ बेच रहे हैं, उसी तरह का कोई दूसरा भी प्रोडक्ट है, या वही प्रोडक्ट है कोई दूसरा भी बेच रहा है, अर्थात उस मार्केट में बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन उस मार्केट में अपना इमेज जमाने के लिए, ठीक ना, या कब्जा जमाने के लिए कि मेरे पास ग्राहक आए, मेरा यहाँ पर सामान बिके, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पोजीशनिंग। उत्पाद स्थित, बाजार स्थित, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, क्या कहा जाता, उसे बाजार स्थिति कहा जाता। ये तो क्वेश्चन नीचे कट गया है 35 नंबर। चलिए देखते हैं 6C क्या है जो उद्यमी को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। 6C किसको कहा जाता है, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 6C का मतलब होता है परिवर्तन, चुनौती, रचनात्मकता, नियंत्रण, जिज्ञासा और नगदी। ये 6 अक्षर ऐसे हैं जो जिसके अंग्रेजी के C वर्ड से शुरू होते हैं, इसलिए इसको 6C कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर E होगा। 36 नंबर है, किसी आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है या किसी समस्या
का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि मान लीजिए कोई नया आविष्कार किया गया और उस आविष्कार का जो अधिकार है हम किसी दूसरे को दिया गया और उसे नए तरीके से करने के लिए कहा गया, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इस तरह की समस्या का समाधान करने के तरीकों को क्या कहा जाता है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। बताइए क्या कहा जाता है। इसको पेटेंट कहा जाता है, क्योंकि यदि कोई नया आविष्कार होता है तो उस वस्तु पर, उस प्रोडक्ट पर जिससे वो आविष्कार किया गया उसका अपना अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो गवर्नमेंट से परमिशन लेता है, तो उसको हम पेटेंट के नाम से जानते हैं। खासतौर से इसका यूज मेडिकल फील्ड में किया जाता है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। मैं वास्तव में मानता हूं कि उद्यमिता विफलता का सामना करने और विफलता के बाद सफल होने में सक्षम होने के बारे में है। यह किसने कहा। कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है उद्यमिता के बारे में कि मैं वास्तव में मानता हूं कि उद्यमिता विफलता का सामना करने और विफलता के बाद सफल होने में सक्षम होने के बारे में है। ये उद्यमिता की एक परिभाषा किसी ने कहा है। पूछ रहा है कि कौन कहा है, तो बताइए। किरण मजूमदार साहब, एकता कपूर, डॉक्टर स्वाति परिमल। तो किरण शाह मजूमदार ये बहुत बड़ी उद्योगपति हैं, महिला हैं, इन्होंने किया था, परिभाषा दी थी। अगला है, जब कोई किसी नई और उपयोगी प्रक्रिया, मशीन, निर्माण की वस्तु या पदार्थ की संरचना या किसी नए और उपयोगी सुधार का आविष्कार या खोज करता है तो उसको क्या कहा जाता है। जब कोई नया उपयोगी प्रक्रिया, मशीन, निर्माण या किसी वस्तु या पदार्थ या संरचना का खोज करता है और उसे उपयोगी बनाने के लिए कुछ नए सिरे से उसको ढालता है तो उसको हम क्या कहते हैं। बताइए। उसको हम बोलते हैं उपयोगिता पेटेंट। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रकार के उद्यमी अविकसित देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ऐसे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैंने कह रहा है कि किस प्रकार के जो उद्यमी होते हैं जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, मतलब विकसित देश नहीं है, उनको विशेष रूप से वो महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ऐसे देशों के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या अपना योगदान देते हैं। वो कौन से उद्यमी होते हैं। उन्हें ग्रहणीय उद्यमी कहा जाता है। अगला 40 तक ही बताएंगे, आगे का क्वेश्चन सेकंड पार्ट में मिलेगा। पेटेंट के लिए कौन सा आवेदन कर सकता है। देखिए, पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है, बताइए। बाध्य समुन्देशी, पर्याप्त मालिकाना हित वाला व्यक्ति, समानुदेशित और उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर सी होगा। समानुदेशी जो होता है वो पेटेंट के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन बाध्य समानुदेशी भी कर सकता है और पर्याप्त मालिकाना हित वाला भी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा भाई, सॉरी डी होगा। ये तीनों ही जो हैं वो पेटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये भी और ये भी। तो इस तरह कुल मिला के आपका 40 क्वेश्चंस हुआ आपके लेक्चर नंबर 1 में। इसी का लेक्चर नंबर 2 अब जाएगा। अब आप लोग को धीरे धीरे अब मैं प्रोवाइड करूंगा। बीच में समय भी नहीं मिल रहा था, लेकिन काफ़ी लेट हो जा रहा है, लेकिन अब डेली आप लोग को कुछ ना कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो बीपीएससी टीआर 4 दे रहे हैं तो उन्हें पिछले 3 साल का पेपर, समझिए कि 3 साल का पेपर सॉल्व कर दिए तो मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। उससे अधिक भी मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम मिलेगा तो इतना क्वेश्चन का आपका इजाफा होगा। ठीक है, मेहनत करिएगा। इसका कोर्स बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी का मतलब समझिए कि 2-3 दिन के अंदर ही स्टार्ट करेंगे। आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। बाय।